लाइट्स कैमरा इफ़ी। नमस्कार, मैं हूं जया और इस वक्त मैं बन चुकी हूं हिस्सा सिनेमा के इस महाकुंभ का, यानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का, जो इस वक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है पणजी, गोवा में। एक से बढ़कर एक फिल्में, एक से बढ़कर एक कलाकार, ये वो फिल्में हैं जो भारतीय सिनेमा की सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। तो देर कैसी, आइए करते हैं मुलाकात इन सितारों से, सिर्फ लाइट्स, कैमरा और इफ़ी में। भारतीय सिनेमा आज ना सिर्फ मनोरंजन कर रहा है बल्कि सशक्त सामाजिक संदेश भी दे रहा है, नए आंदोलनों की शुरुआत भी कर रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख को मजबूती से रख रहा है। ऐसी एक फिल्म है आर्टिकल 370। इफ़ी 2024 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की दौड़ में 15 बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। दुनिया भर से इन 15 फिल्मों में 3 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं और इन्हीं में से एक है आर्टिकल 370। क्या आर्टिकल 370 जीतेगी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार? कश्मीर इज अ लॉस्ट केस मैम। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। इस कश्मीर ने बहुत पीड़ा झेली है, हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। अगर हमें इतिहास लिखना है तो किसी न किसी को तो इतिहास बनाना पड़ेगा। गोल्डन पीकॉक की दौड़ में दुनिया भर से 15 फिल्में चुनी गई हैं और उसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं, जिसमें आर्टिकल 370 एक फिल्म है जो इस बार गोल्डन पीकॉक की दौड़ में है। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई। आर्टिकल 370 इतनी प्रशंसा मिल रही है और इफ़ी के मंच पर आए हैं। सबसे पहले इफ़ी के मंच पर आपका आना हुआ? बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आके ये दूसरी बार आ रहा हूँ मैं। इसके पहले एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको जब मैं इफ़ी में ओपन किया था, इंडियन पैनोरामा। सो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक तो आर्टिकल 370 इतनी सक्सेसफुल फिल्म होने के बाद टू बी ऑनर्ड टू कम इन टू इफ़ी, यहाँ पे इतने लोगों से मिलना, इतनी अच्छी दिग्गज फिल्मों के साथ खड़े रहना, ये बहुत ही बड़ी बात है। पहली बार हम इंटरनेशनल कंपटीशन में भी जा रहे हैं। 3 इंडियन फिल्म्स है, तो मैं सच्ची में मतलब दुआ करता हूँ कि सब ठीक हो जाए और कुछ ना कुछ इंडियन फिल्म्स को मिले, बिकॉज दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्स ऑफिस सफलता मिली आर्टिकल 370 को, लेकिन जिस तरह के इसको क्रिटिसिज्म और प्यार दोनों ही मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग सवालों के साथ आपको गुजरना पड़ रहा है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। आज किस तरह से देखते हैं इसकी पूरी फिल्मांकन को? बहुत ही क्लियर विषय था। जब फिल्म करनी थी तो हम जानते थे कि इस तरह की कठिनाइयाँ भी आ जाएंगी, क्रिटिसिज्म भी आने वाला है कि कई जगह पे ये से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी कहा जाएगा। लेकिन आप जब शिद्दत से किसी चीज़ को यहाँ से चाहते हो, यहाँ से आप बिलीव करते हो कि ये होना चाहिए था, मैं जेन्युइनली आर्टिकल 370 के साथ जो डिसीजन हुआ एब्रोगेशन का 5 अगस्त 2019 के दिन, उसे मैं सपोर्ट करता हूँ। तो एक बतौर एक डायरेक्टर, बतौर एक स्टोरी टेलर अच्छा लगता है उन चुनौतियों से आगे जाना भी, क्योंकि एक वक्त के बाद लोगों ने अपने आप को समझाया कि यार मुझे तो लग रहा था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन देखने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा है। और बहुत लोगों ने, जिन्होंने पहले कहा था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके अलग अलग माध्यमों से मुझे बात बताई कि यार ये बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। पहली बार मुझे लगा कि मैंने जो एक चीज़ सोची थी एज अ बतौर क्रिटिक, वो गलत थी और आर्टिकल 370 सच्ची में एक अच्छी फिल्म है। तो कहीं ना कहीं ये पहली पॉलिटिकल थ्रिलर है इंडिया की, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी इंट्रोड्यूस्ड इट। और ये आशा करता हूँ कि आगे जाके ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को टच करते वक्त भी फिल्म मेकर्स झिझके ना, वो दे डोंट शाई अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। वी ऑल्सो ought to make films on politics. It's very interesting and one of the most dramatic moment in our lives. Everything 100%. 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद इस फिल्म को लेकर किस तरह का प्रेशर था, और साथ ही जो आपने जिक्र किया कश्मीर में इस फिल्म को शूट करने का, उसका भी थोड़ा सा बताइए। प्रेशर तो मैं कहूँगा, प्रेशर तो हर एक वक्त होता ही है। मुझे अच्छा बैकिंग था आदित्य धर और लोकेश धर, जो B62 स्टूडियोज़ और जियो स्टूडियोज़, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, जो निर्माते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कश्मीर में शूट करना बहुत ही प्यारा था। मैं करीबन 1 साल 2 फिल्में मैंने अभी कश्मीर में शूट की है। दूसरी फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है, बारामुल्ला। तो दोनों फिल्में कश्मीर बेस्ड ही है, तो करीबन 1-1.5 साल के लिए तो मैं कश्मीर में ही था। तो अभी ऐसा मतलब आई एम हैप्पी टू से दैट आज अगर मैं श्रीनगर लैंड करूँगा तो मुझे किसी होटल की ज़रूरत नहीं है। इतने दोस्त बनाए, इतने अच्छे इंसान हैं वहाँ पे, जिनको चाहिए कि वहाँ पे अमन हो, वहाँ पे चीज़ें हो,
तो आई थिंक दैट फ्रेंडशिप इज़ समथिंग दैट इज़ प्राइसलेस। आज भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे वहाँ पे इतने फ्रेंड्स हैं कि मुझे होटल की ज़रूरत नहीं है, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो बिल्कुल यहाँ पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ आर्टिकल 370 ने लोगों के दिलों को भी छुआ है और यहाँ भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर आर्टिकल 370 यहाँ पर गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की दौड़ में है। दुनिया की 15 सर्वश्रेष्ठ फिल्में यहाँ पर इस पुरस्कार की दौड़ में हैं और उसमें कम्पीट कर रही है आर्टिकल 370। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। सेना दिवस परेड का विभिन्न शहरों में आयोजन सेना को देश के नागरिकों से जोड़ता है, स्थानीय समुदाय को सशस्त्र बलों से जुड़ने का एक मौका देता है। इसी कड़ी में अगले साल यानी कि जनवरी 2025 में पुणे शहर में सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में इफी 2024 के मंच पर इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया गया। हर वर्ष भारत में अनेकों उत्सव और दिवस मनाए जाते हैं। हर दिवस किसी न किसी के लिए खास होता है। वैसे ही साल की शुरुआत में एक ऐसा दिवस आता है जो खास है उनके लिए, जिन पर हर भारतीय को गर्व है, नाज है। अगर आपका सवाल है कि ऐसा कौन सा दिवस है, तो आइए आपको समय में पीछे लेकर चलता हूं और सुनाता हूं एक गौरवमय गाथा। समृद्ध इतिहास से सराबोर शहर पुणे 15 जनवरी 2025 को एक ऐतिहासिक क्षण बनाने के लिए तैयार है, जब वह पहली बार प्रतिष्ठित आर्मी डे परेड की मेजबानी करेगा। इस आयोजन के महत्व को और बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में परेड के लिए एक वीडियो लॉन्च किया। वीडियो को दर्शकों से उत्साही प्रतिक्रिया मिली, जिसमें सिने प्रेमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और उद्योग के दिग्गज शामिल थे। आर्मी डे की परंपरा 1949 में शुरू हुई, जिस दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा ब्रिटिश नेतृत्व के बाद भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। दशकों से सेना दिवस परेड विशेष रूप से दिल्ली में आयोजित की जाती थी, जिसमें देश की सैन्य शक्ति, रेजिमेंटल परंपराओं और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन किया जाता था। 2023 में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में एक परिवर्तन आया, जब इसे पहली बार राष्ट्रीय राजधानी से बेंगलुरु ले जाया गया। इस बदलाव ने उत्सव को देश भर के नागरिकों के करीब लाने की यात्रा की शुरुआत की। 2024 में लखनऊ इस नई परंपरा को जारी रखते हुए परेड का मेजबान शहर बना। कई मशहूर हस्तियों ने वीडियो में अपना उत्साह व्यक्त किया, सैनिकों के समर्पण की सराहना की और नागरिकों को इस भव्य अवसर का गवाह बनने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं आप सभी को पुणे में आयोजित ऐतिहासिक सेना दिवस पर आमंत्रित करता हूं, जहां हम अपने बहादुर सैनिकों की शक्ति और समर्पण को देखेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने वीरों का सम्मान करें और अपने देश के गौरव का जश्न मनाएं। जय हिंद। Hi everyone, I invite you all to join us for a historic Army Day Parade 2025 in Pune, where we'll witness the strength and dedication of our brave soldiers. It's happening in Pune, Maharashtra for the first time. So let's come together to honor our heroes and celebrate the pride of our nation. Jai Hind. अपनी सैन्य विरासत के लिए जाने जाने वाला पुणे भारत की रक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है। पुणे में 2025 की परेड इस विकसित परंपरा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्य आकर्षण में ड्रोन और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ युद्ध और मार्शल आर्ट प्रदर्शन शामिल होंगे। जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। 77वां सेना दिवस आप सभी सादर निमंत्रित हैं। जय हिंद। अकेनेनी नागेश्वर राव, तपन सिन्हा, राज कपूर, मोहम्मद रफ़ी, ये वो शीर्ष कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा के मौजूदा मुकाम की नींव रखी। इनकी विरासत, इनकी फिल्में, इनका काम
आज भी युवाओं को प्रेरित कर रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसमें बात हो रही है भविष्य की, थीम है फ्यूचर इज नाउ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने इतिहास को जानना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए इफ़ी 2024 के मंच पर मनाया जा रहा है सेंटिनरी सेलिब्रेशन, जहां पर हम इन 4 दिग्गज कलाकारों के काम को, उनके जीवन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं और इनकी जीवन यात्रा और इनसे जुड़ी एक बेहद दुर्लभ प्रदर्शनी की सैर कराते हैं। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर को, इस विरासत को यहाँ प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है वो इन्हें जान सके, इन्हें इन दिग्गज कलाकारों को समझ सके। हमारे साथ यहाँ पर इस एग्जीबिशन को देखने के लिए ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। क्या आपको अच्छा लगा इस प्रदर्शनी में? हमें बहुत अच्छा लगा और हमें पहले ज़माने के एक्टर एक्ट्रेस के नाम वाम पता चले। सब एग्जीबिशन वगैरह अच्छा था। लता मंगेशकर, वो श्रीदेवी, स्मिता दास, मतलब मुझे ना उनके एक्ट्रेस के नाम पता चले जो नहीं पता थे मुझे। द प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस। मुझे सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, सो इस बार एक्सपीरियंस भी ले लिया कि ओल्ड एक्ट्रेस और एक्टर्स कैसे डांस करते थे। हमने इधर टीवी लगाया, उधर भी देखा उन लोग कैसे डांस कर रहे थे। समझ आएगा कि पहले कैसे फिल्म बनती थी, पहले कैसे एक्ट्रेस थे, विदाउट इवन थोड़े एक्ट्रेस विदाउट एनी मेकअप भी करते थे। इट वाज नेचुरल था सब, एंड दैट इज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना बच्चे कि क्या था पहले, क्या अभी क्या है। मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है। मेरे को इधर आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा है यहाँ आके अच्छा लगा। यहाँ का सब चीज़ अच्छा लगा हमको देखने में। सब पिक्चर है, पुराने हिट मूवी, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, सो ये अच्छा था। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है, लेकिन उस दौर से इस दौर का सफ़र भी आप इस प्रदर्शनी के ज़रिए तय कर सकते हैं। ये इमर्सिव एक्सपीरियंस यहाँ पर एक बहुत ही शानदार अनुभव दे रहा है यहाँ आए दर्शकों को। किस तरह से इस वक्त जो पैन इंडिया फिल्म्स धूम मचा रही हैं, ना सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर, उसकी एक झलक देख सकते हैं। और एक बहुत ही अद्भुत इमर्सिव एक्सपीरियंस है यहाँ पर, जो दर्शकों को सिनेमा के और करीब ले जाता है। वर्ल्ड ऑफ वीएफएक्स, इस प्रदर्शनी में भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे दौर की तो झलक आप देख ही सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कारोबार कर रही हैं, उन्हें किस तरह से शूट किया जाता है। आज वीएफएक्स की दुनिया में भारत एक बहुत ही उभरता हुआ नाम बनकर आ रहा है। वर्ल्ड स्टेज पर किस तरह से भारतीय वीएफएक्स, भारतीय एनिमेशन एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहे हैं, उसकी झलक आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे ये हैरत अंगेज स्टंट्स, छत से कूदता हीरो और शेर से लड़ते हुए हीरो, कैसे ये स्टंट्स फिल्माए जाते हैं, ये वो पैन इंडिया फिल्म्स हैं जो आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में धूम मचा रही हैं। यानी कि इस प्रदर्शनी में आप भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के साथ साथ जो आज का सिनेमा है, जो हम दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है, उसका लुत्फ उठा सकते हैं इस शानदार इमर्सिव एक्सपीरियंस के तौर पर। ये है मोहम्मद रफ़ी, एक ऐसी आवाज़ जिसने करीब 3 दशकों तक भारतीय सिनेमा के हीरोज़ को एक वो आवाज़ दी, एक वो पहचान दी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है, उनका किस तरह से एसोसिएशन रहा, कैसे उनका हर एक नगमा आज भी हमारे दिलों में बसा हुआ है, उसकी झलक भी इस प्रदर्शनी में देखी जा सकती है। साथ ही साथ जो उनके मशहूर एसोसिएशंस रहे, उनके बारे में जानकारी भी ये इस प्रदर्शनी में देखी जा सकती है। शम्मी कपूर के साथ उनका जो नाता था वो बहुत ही खास था। 170 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं मोहम्मद रफ़ी ने शम्मी कपूर के लिए। कह सकते हैं कि शम्मी कपूर की
आवाज़ को हम मोहम्मद रफ़ी की ही माने तो कैसा रहेगा। और उनकी आवाज़ में जो विस्टैलिटी थी, जो एक अलग शेड्स थे, वो भी भारतीय सिनेमा में बहुत खूबसूरती से निकल कर आए। यानी कि एक तरफ उन्होंने जॉनी वॉकर के लिए गाने गाए, तो वहीं वक्त का वो गाना मेरी ज़ोहरा जबी उन्होंने बलराज साहनी के लिए गीत गाया। और दोनों ही हीरोज़ पर, दोनों ही कैरेक्टर पर उनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरती से फपती हुई नजर आई। इस प्रदर्शनी में जो आर्काइवल फुटेज है, जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है या फिर NFDC, उनकी आर्काइवल फुटेज और फिल्म को भी यहाँ पर स्क्रीन किया जा रहा है। तो यकीनन जो युवा पीढ़ी, जो बच्चे, जो युवा यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से उस वक्त, उस दौर में भारतीय फिल्में बनाई जाती थी, क्या वो पूरा प्रोसेस होता था फिल्म निर्माण का, उसकी एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं। यकीनन भारतीय सिनेमा के हर आयाम से रूबरू करने का एक प्रयास है इस प्रदर्शनी के जरिए, क्योंकि भारतीय सिनेमा सिर्फ एक दौर नहीं, सिर्फ एक अनुभव नहीं, सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं, एक बहुत ही सशक्त माध्यम है सीखने का भी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में इस बार महिला निर्देशकों की 47 फिल्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी कि जो विमेन डायरेक्टर्स की लेगेसी है और जो उनकी प्रतिभाएं हैं, वो बहुत खुलकर इस वक्त इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आएंगी। इस प्रदर्शनी में भी खास तौर पर जो अलग हमारी आइकॉनिक विमेन कलाकार रहे हैं, जो क्रिएटर्स रहे हैं, उनको प्रदर्शित किया गया है। हम देख सकते हैं किस तरह से जो मशहूर लीडिंग एक्ट्रेसेस रही हैं, साथ ही साथ वो निर्माता, निर्देशक जो आज वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। मीरा नायर, रीमा दास, गुनीत मोंगा, ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं जो आज वैश्विक सिनेमा में भारतीय सिनेमा के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। भानु अथैया, जिन्होंने सबसे पहले एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में ऑस्कर जीता, और वहीं सुचित्रा सेन, नरगिस, नूतन, ये वो चेहरे हैं, ये वो आइकॉनिक अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को हमारे दिलों तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। आज क्षेत्रीय सिनेमा मुख्य सिनेमा के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। लेकिन हम उस दौर की बात करें जिस पहले शख्सियत ने क्षेत्रीय सिनेमा और मुख्यधारा की सिनेमा के बीच की लाइनों को मिटाने का एक बहुत ही सशक्त प्रयास किया, तो नाम आएगा तपन सिन्हा का। तपन सिन्हा एक ऐसे आइकॉनिक फिल्म मेकर जिन्होंने भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। उन्नीस 1970 की फिल्म सगीना महतो, जिसमें दिलीप कुमार और सायरा बानो दोनों ने लीड किरदार निभाए। साथ ही ये फिल्म हिंदी और बंगाली दोनों में ही बनाई गई और दोनों में दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। तपन सिन्हा की फिल्मों में हमारी सामाजिक कुरीतियों पर खास तौर पर प्रहार किया गया, तो वहीं उस दौर के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी तपन सिन्हा ने अपनी फिल्मों में बखूबी दिखाया और दर्शकों ने उन्हें पसंद किया। और इस प्रदर्शनी में आप उनकी आइकॉनिक स्टाइल को, उनकी फिल्मों को एक बार फिर देख सकते हैं। रशिया, जापान, चाइना, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट, टर्की, एशिया, ऐसा कौन सा देश है जहां पर लोग राज कपूर को नहीं जानते? द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया, द चार्ली चैपलिन ऑफ इंडिया। राज कपूर साहब के एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों को आप यहाँ देख सकते हैं। उनके विभिन्न किरदारों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और किस तरह से उन्होंने भारतीय सिनेमा का स्वरूप ही बदल दिया। यानी कि सही मायनों में जो भारतीय सिनेमा को भारत से बाहर ले गया, कहते हैं ना सिनेमा विदाउट बॉर्डर्स, उसकी शुरुआत राज कपूर से ही हुई। 1953 में कान फिल्म महोत्सव में आवारा की स्क्रीनिंग हुई और फिल्म को बहुत पसंद किया गया। कैरिस्मेटिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, बहुत ही शानदार खूबसूरत गाने और ऐसा इमोशनल पंच जो आज भी लोगों को राज कपूर को भूलने नहीं देता। राज कपूर के गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। उनका स्टाइल, उनकी मैनरिज्म, उनका
कपड़े उनका एक फैशन आइकन के रूप में आज भी उन्हें पसंद किया जाता है। किस तरह से उनकी फिल्मों ने उस के दौर में वो जो मैग्नम ओपस की हम बात करते हैं, लार्जर दैन लाइफ फिल्म्स की बात करते हैं जो आज बहुत ज़्यादा पसंद करी जा रही हैं, उस वक्त उस दौर में उन्होंने उस तरह की फिल्में बनाई और जो खासी पसंद की गई, जो बॉक्स ऑफिस पर कई बार नहीं भी चली लेकिन आज वो एक कल्ट क्लासिक के रूप में याद की जाती है। 1975 में हैदराबाद में शुरुआत हुई अन्नपूर्णा स्टूडियोज की, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को सशक्त करने की, और धीरे धीरे हैदराबाद एक सिनेमा हब बन गया। और इसका श्रेय जाता है अक्किनेनी नागेश्वर राव की। एक ऐसा किरदार, एक ऐसा हीरो जिसने शुरुआत की थिएटर से और उसके बाद वो एक आइकॉनिक फिल्म हीरो के रूप में तब्दील हो गया। एक ऐसा किरदार, एक ऐसा लीडिंग हीरो जिसकी लेगेसी, जिसकी विरासत आज भी याद की जाती है। ज़्यादातर अक्किनेनी नागेश्वर राव को ट्रैजिक हीरो या फिर एक लवर हीरो यानी कि रोमांटिक हीरो के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन उनके जो भी किरदार रहे हैं, देवदासु 1953 या फिर प्रेम नगर 1971, लैला मजनू 1949, इन तमाम किरदारों को आज भी याद किया जाता है और उतनी ही स्नेह से उन्हें एक बार फिर देखने की चाहत आज भी इनके फैंस में है। है ना कितना खूबसूरत। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक सिल्क फैब्रिक है जिस पे हाथ से ये कलाकृति पेंट की गई है। यकीनन हमारे भारतीय कारीगरों के हाथ में वो जादू है, वो कारीगरी है जो वैश्विक मंच पर आज भारत की एक अलग ही पहचान बनकर उभर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं इफ़ी 2024 के मंच पर, लेकिन यहाँ पर सिनेमा और हमारी संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है। इस वक्त इस स्टॉल पर भारत के कलाकारों के, उनकी कारीगरी के बहुत ही खूबसूरत नमूने प्रदर्शित किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो हमारी प्राचीन कलाएँ हैं और जो मॉडर्न आर्ट है उसका संगम हम यहाँ देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। सिनेमा और संस्कृति, भारत के ये दो मजबूत पक्ष भारत को विश्व से जोड़ते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जहां पर सिनेमा का जश्न साफ तौर पर हम सभी को आकर्षित कर रहा है, वहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय हस्तकला को प्रदर्शित करता ये स्टॉल भी इस वक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर भारत की जो हस्तकला है, जो नायाब कारीगरी है, जो हमारे कलाकारों की हुनर की विभिन्न वस्तुओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। मॉडर्न आर्ट है, पट्टचित्र, ये वो कलाएं हैं, ये वो कारीगरी और हस्तकला है जो आज वैश्विक मंच पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही है। भारत की हस्तकला, भारत की कारीगरी, भारत के कारीगरों का जो हुनर है उनके हाथ का, वो आज वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान के साथ नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शिखा जुड़ रही हैं। शिखा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रदर्शित कर रही हैं यहाँ पर? इफ़ी सिनेमा के जश्न का मंच है, यहाँ पर आप अपनी कला और संस्कृति को लेकर पहुँची हैं। एक्चुअली ये एक आर्ट है। आर्ट फिर वो आर्ट लवर के सामने अगर पेश किया जाए, उनके सामने रखा जाए, तो मुझे लगता है जितना प्रोत्साहन और इनकरेजमेंट मुझे उनसे मिलेगा तो शायद मैं दुगनी मेहनत करूँ इससे। क्या कुछ आपने प्रदर्शित किया है? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत की जो पट्टचित्र कला है, जो ये जो आपकी प्राचीन कारीगरी वो है, साथ में मॉडर्न आर्ट का भी बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो यहाँ पर मॉडर्न और जो समकालीन कंटेम्प्रेरी आर्ट को भी आप देख सकते हैं और ये सब कुछ हैंड पेंटेड है। हाँ, बिल्कुल, ये सारा हैंड पेंटिंग है। इसमें मॉडर्न आर्ट जो है वो मैं और मेरे साथ और एक आर्टिस्ट है, तो हम दोनों करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते थे कि इंडिया का जो ट्राइबल आर्ट है, इंडिया में हर कॉर्नर में एक नया आर्ट दिखेगा जब भी आप जाओगे, तो पर वो आर्ट को प्लेटफॉर्म फ़िलहाल उतना नहीं है, तो बस वही हम एक देने की कोशिश कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर फैब्रिक भी जो आपने इस्तेमाल किया, हम देख रहे हैं कि डिफरेंट फैब्रिक्स का आप इस्तेमाल कर रही हैं। वहाँ पर जूते हैं, कपड़ा है, वुड है और सिल्क है। किस तरह से ये फैब्रिक है जो काफ़ी ऑथेंटिक है, खालिस देसी है? बेसिकली ये एक टेक्सटाइल हैंड पेंटिंग है, फिर वो चाहे शूज़ हो, स्कार्फ हो, साड़ी या ड्रेस, मफलर जो भी हो। हाँ, लेकिन आप ये बता सकें, आप ये कह सकते हैं कि ये सारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स है। ये सारे प्योर कोटा सिल्क है, मलबरी सिल्क है और जूट है, ये सब कुछ है। तो ये प्योर ODOP प्रोडक्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट्स है ये सब।
और ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है, ये दिखाने के लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये दूरदर्शन न्यूज़ को हाथ से पेंट करके दिखाएं, तो वो कुछ आप दिखाइए किस तरह से कर रहे हैं। वाकई बेहद खूबसूरत, और किस तरह से इन प्राकृतिक रंगों से दूरदर्शन न्यूज़ हमारे चैनल का ये लोगो कितना जीवंत और कितना सजीवता से इस पर निखर आया है, देखने वाली बात है। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से विभिन्न जगहों से आपने कलाकारों को अपने साथ जोड़ा है और आप उनकी कारीगरी को एक मंच दे रही हैं। जैसे कभी हम भारत टेक्स्ट है या लाल किला बिनाले हुआ था बीच में, तो वहाँ पर भी मैं कुछ इन आर्टिस्ट से मिली थी। इसके साथ साथ जैसे थोड़ा सा घूमते हैं और पूरे देश में, तो इस तरह से वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात हुई और उनका ये जब आर्ट देखा तो हमें लगा कि इसको एक प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है, तभी हमने इनको साथ में रखा हमारे। कौन कौन सी कारीगरी और आर्ट फॉर्म्स को आप यहाँ पर? जैसे फ़िलहाल मेरे पास पट्टचित्र है, पिछवाई है, मधुबनी है और सोरन आर्ट है झारखंड से। तो फ़िलहाल तो मेरे पास ये आर्ट है, तो और भी मैं जुड़ना चाहूँगी आर्टिस्ट लोगों से पूरे देश भर के। हम लोग डिफरेंट फैब्रिक्स पे जो भी हमें प्रोवाइड किया जाता है मैम के द्वारा, उस पे पेंट करते हैं, जो भी पैटर्न्स मैम गाइड करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है करके। और जो हमारा आर्ट है, कल्चर है, उसको हम फैब्रिक पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं और बहुत हमें अच्छा लगता है कि लोग उसको पहन के मतलब ऐसे घूम सकते हैं, सिर्फ कैनवस पे मतलब उसको ना रख के आर्ट को हम फैब्रिक में ढाल कर, ताकि लोग उनको पहन के डिफरेंट स्टेट्स में जाएँ या डिफरेंट प्लेसेस पे जाएँ और उसको दिखा सकते हैं कि दैट्स आवर इंडियन कल्चर। मधुबनी पट्टचित्र, ये वो प्राचीन कलाएं हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करती हैं। आज भारतीय हस्तकला दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। इफ़ी 2024 के मंच पर इस कला को प्रदर्शित किया गया है। उन कारीगरों को जो हमारे देश के सुदूर गांव में बैठे हैं, आज उनकी कलाओं को वो बाजार मिल रहा है, वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें बहुत वेरेबल हैं, आप खुद इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को तोहफे में दे सकते हैं। ये है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, खालिस वोकल फॉर लोकल। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। दादा साहेब फाल्के, JF मदान, ये वो नाम है जिन्होंने भारतीय सिनेमा की नींव रखी। 1896 से लेकर 1930 तक द साइलेंट एरा कहा जाता है, मूक युग, और उसके बाद आया द टॉकी रेवोल्यूशन। 1931 में आई फिल्म आलम आरा पहली टॉकी फिल्म कहलाती है, और उसके बाद जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिली भारतीय सिनेमा में, वो आज तक जारी है। मदर इंडिया, गाइड, ये वो फिल्में रही जिन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, और आज एक बार फिर वही दौर आ चुका है जब भारतीय सिनेमा दुनिया भर में जा रहा है। कान फिल्म महोत्सव से लेकर ऑस्कर्स तक भारतीय फिल्मकार, भारतीय कहानियां, भारतीय फिल्में अपना डंका बजवा रही हैं। लाइट्स, कैमरा, इफ़ी के साथ इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आज इतना ही। लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे इफ़ी 2024 के मंच से हर एक खबर, हर एक हलचल। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।